नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु, एक चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी। किस प्रकार से एक चौथी पास युवा बेरोजगारों का नेता बन जाता है, उसके बाद उस डेवलप्ड प्रदेश की क्या हालात होते हैं, आप विश्लेषण भी कर सकते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक उस प्रदेश की कहानी है जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, उसमें एक चौथी पास युवा बेरोजगारों का नेता बन गए। आप इस कहानी को पूरा जरूर देखिए, कहानी आपको बहुत शानदार मिलेगी। दूसरे मुख्य बिंदु पर चर्चा करूंगा कि रीट 2018 की भर्ती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 12 महीने तक क्यों अटकी रही, कैसे आचार संहिता के आड़े हाथों भेंट चढ़ गई। इस आपके मन में सवाल होगा कि रीट 2018 की चर्चा क्यों कर रहा हूं, अभी मुझे रीट 2023 की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था रीट 2023 के रिजल्ट को लेकर। उसके बाद कई बड़ी हस्तियां रीट 2018 का उदाहरण देकर के रीट 2023 से तुलना की थी। इसलिए मुझे रीट 2018 की असलियत कहानी बताने के लिए मैं आया हूं। रीट 2018 में हुआ क्या था। आपको जो कहानी बताई गई है रीट 2018 की, वो तमाम कहानियां गुमराह करने वाली बताई गई। आप स्वयं देख सकते हैं, कई प्रकार के सवाल पूछूंगा और तथ्य दिखाऊंगा कि रीट 2018 में किस प्रकार से भर्ती कोर्ट में अटकी थी और कौन लोग थे और किस वजह से अटकी थी। क्या वो गलत था उनका मांगना। आप देखिए, आप लोगों को यह भी कहा गया कि भर्ती रद्द करवाने वाले थे, लेकिन क्या उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रेयर पढ़ी थी। उसमें कैसे आरोप लगा दिया कि वो भर्ती रद्द करवाने वाले थे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कई कहानियां आपको कहानी भी देखने को मिलेगी और रीट 2018 की घटना भी देखने को मिलेगी। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, बहुत शानदार है। सबसे पहले अपन बिंदु पर चर्चा करते हैं एक चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत शानदार कहानी है। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। एक प्रदेश था जो बहुत ही डेवलप्ड प्रदेश था। उस प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सरकार भर्तियां निकालती थी, लेकिन प्रश्न पत्र में खामियां, समय पर रिजल्ट नहीं, समय पर ज्वाइनिंग नहीं होती थी। बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो उस समय क्या होता है कि युवा काफी परेशान थे खामियों को लेकर के। तब उसी समय एक बीच में एक चौथी पास युवा बेरोजगारों का नेता बनकर आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपका सभी काम समय पर करवा देंगे, हमारा सिक्का चलता है। और वो बेरोजगारों का नेता बन जाता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उस नेता जब चौथी पास युवा जब बेरोजगारों का नेता बनता है ना, तब उस प्रदेश का विकास और भर्तियां बहुत समय पर होती हैं। आप देखिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो चौथी पास बेरोजगार नेता युवाओं का नेता बन जाता है और तमाम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन देते हैं और लाठियां खाते हैं और भर्तियां कंप्लीट करवाते हैं। वो नेता मात्र आंसर की जारी करने के लिए, रिजल्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए उस प्रदेश का नेता आंदोलन और अनशन करता था। प्रश्न पत्र में खामियों को लेकर के कोई भी आंदोलन नहीं करता था। गलत लोग कैसे ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस पर कोई आंदोलन नहीं करता था। पेपर आउट पर ओनली बयान देकर छोड़ देते थे। ये एक उस डेवलप्ड प्रदेश की कहानी है जिसमें चौथी पास युवा एक बेरोजगारों का नेता बन जाता है। वो नेता मात्र आपका आंसर की, रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए ही आंदोलन करता था। तब युवा काफी आकर्षित हुए। युवा जाने लगे कि यहाँ सब काम बनता है और इनका सिक्का चलता है और जाना चाहिए। और संख्या, एक कारवा बढ़ता गया और जुड़ता गया। उन्होंने इस सिस्टम को, मीडिया को इतना अच्छे तरीके से हाईजैक कर लिया था कि मीडिया भी वही लिखती थी, वही ट्वीट करते थे जब वो चौथी पास बेरोजगार नेता उनको कहते थे, उनका मैसेज जाता था। ये उस प्रदेश डेवलप किए जहां पर टेक्नोलॉजी भी उस समय बहुत विकसित थी उस प्रदेश की। तो वो जो भी होता था मीडिया भी वही छापती थी, वही लिखती थी, बहुत हाईचेक कर रखा था। उस चौथी पास युवा बेरोजगार नेता युवाओं को आपस में लड़ाने और बांटने का भी काम शुरू कर दिया था। और युवा आपस में लड़ते थे और इस गुटबाजी का, गुट निरपेक्षता का, गुटबाजी का, पक्षपात का उनको फायदा बहुत शानदार मिलता था। लेकिन उस चौथी पास युवा बेरोजगार नेता को एक खासियत थी, उसको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं थी।
एक बहुत गंभीर है। डेमोक्रेसी में आलोचना होती है, पक्ष और विपक्ष होते हैं, और पक्ष और विपक्ष युवाओं को आपस में लड़ाकर ही बनाते थे। लेकिन आलोचक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उनको तमाम तरीके से ठिकाने लगा दिया जाता था। डिजिटल वो डेवलप्ड प्रदेश था तो वहाँ डिजिटल था तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता था। उनको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन उस प्रदेश के जो युवा थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत शानदार इंटेलिजेंट युवा थे। तो युवा भर्तियों में लगातार कई सालों तक उन्होंने उस खेल को देखा और उस चौथी पास बेरोजगार नेता का शिका चलता जा रहा था। और प्रदेश डेवलप था, मीडिया भी उसी प्रकार से चलती थी। एक सिंगल युवा अपनी मांग और न्याय के लिए मांग उठाता था, कोई लिखता ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि भर्तियों में प्रश्न पत्र में खामियां इतनी ज्यादा बढ़ गई और रिजल्ट में खामियां इतनी ज्यादा बढ़ गई और फर्जी डिग्रियों में संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, जब उसकी मांग लेके जाते थे तो कभी ट्वीट कर देते और पेपर आउट इतने होने लग गए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ रही थी उस प्रदेश की। तो जब पेपर आउट या उस खामियों को लेकर जाते थे तो ट्वीट या मीडिया में एक बार बयान दे देते और ट्वीट कर देते थे, और जब कोई मुद्दा होता था तो हाईजैक करने आ जाते थे, डिबेट करने। लेकिन कोई भी उन युवाओं का साथ नहीं दिया। उसके बाद उन युवाओं के एक बात समझ में आई कि यहाँ तो कुछ मिलना नहीं। वो युवा, इंटेलिजेंट युवा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। जब वो युवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, न्याय करने के लिए गया, तो उनको भर्ती अटकाओ और रद्द गैंग का सदस्य घोषित कर दिया गया और उन्हीं युवाओं को आपस में बांटकर उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। जो उसकी आलोचना करते थे वो उनको पसंद नहीं था, तमाम तरीके से उनके पास तरीके थे, क्योंकि वो चौथी पास युवा बेरोजगार नेता इतने सालों में उसके पास ड्राइवर, गाड़ी, बंगले, बहुत अच्छी खासी उसके पीछे फौज और पूरे सदस्य, बहुत शानदार बन गया था वो चौथी पास बेरोजगार नेता। सवाल पूछते थे तो बोलते थे कि चंदा आ रहा है, चंदे से हो रहा है, युवाओं की मेहरबानी है। लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इस चौथी पास बेरोजगार नेता की, क्योंकि इंटेलिजेंट क्वालिटी का मामला अभी आगे समझ में आएगा कि उस चौथी पास बेरोजगार नेता के पास कितना इंटेलिजेंट और क्वालिटी थी एजुकेशन में। उसके बाद क्या होता है कि वो चौथी पास बेरोजगार नेता चौथी पास कैसे निकला ये भी समझना जरूरी है। युवा देखे कि इतना बड़ा सिस्टम हाईजैक है, इतना शानदार सिक्का चलता है, तो पेपर, प्रश्न पत्र खामी, आंसर की में गड़बड़ी, रिजल्ट में क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, जनसंख्या ज्यादा थी, तो नॉर्मलाइजेशन का इश्यू था, पेपर आउट का इश्यू था, तो उन पर उन्होंने बोलना बंद कर दिया या गेमबाजी शुरू कर दिया। तो युवा को समझ में आया कि ये चुप क्यों है, इसके पीछे राज क्या है। तो युवाओं को परेशान हुए, इस चीज का मालूम चला, तो युवा ने इस बारे में काफी रिसर्च किया। उसके बाद पता चला कि ये नेता तो बेरोजगार जो नेता ये तो चौथी पास है। और जब ये पता चला कि ये नेता चौथी पास है तो युवा हैरान हो गया कि इस चौथी पास बेरोजगार नेता कैसे प्रश्न पत्र की गड़बड़ियों, रिजल्ट में खामियों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कैसे बोल सकता है, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि पेपर में आता क्या है। तब युवा को सच्चाई मालूम चली कि जो जिस नेता के पीछे घूम रहे थे वो नेता तो चौथी पास था। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि नॉलेज, क्वालिटी, क्वेश्चन, एजुकेशन कभी उसने पेपर दिया हो, तब पता चले ना कि पेपर में क्या खामी रहती है, क्या नॉलेज होता है, क्या कंटेंट होता है, क्या स्टडी होती है। जब चौथी पास निकला तो युवा ज्यादा हैरान नहीं हुआ, पता चला कि इसने बेचारे ने कभी पेपर ही नहीं दिया, पढ़ाई लिखा ही नहीं, इसको क्या पता प्रश्न पत्र में क्या खामियां होती है, क्या नॉर्मलाइजेशन, क्या पेपर रद्द होने का खामियाजा होता है। लेकिन उसके बाद युवा समझदार था, उस युवा ने एकजुट होकर उस चौथी पास बेरोजगार नेता को प्रदेश छोड़ने को कह दिया सोशल मीडिया पर। और उसके बाद उनको कहा कि इस नेता को भर्तियों से दूर हटाओ और भर्तियां बचाओ। अब चौथी पास बेरोजगार नेता परेशान कि ये क्या हो गया, अपनी तो राजनीति, मलाई, सब कुछ बर्बाद। तो चौथी पास बेरोजगार नेता चुप रहा। और जब युवा देखा कि बोल क्यों नहीं रहा, युवा को लगा कि इस्तीफा दे देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कई बार इस प्रकार की नौटंकी उस प्रदेश में होती थी उस चौथी पास बेरोजगार नेता के द्वारा।
तो युवा काफी परेशान था कि गूंगा कैसे बन गया, ये बोल क्यों नहीं रहा, एकदम बहरा बन गया और अपने काम में लगा रहा। युवा परेशान। लेकिन नेता ने अपनी तानाशाही नहीं छोड़ी, क्योंकि उसमें राजनीति, पॉपुलैरिटी, मलाई, ईटीसी तमाम तरह की चीजें थी। बहुत बड़ा कारवा था। उस प्रदेश की कहानी का आगे का कारवा आप छोड़ दीजिए। आने वाले एपिसोड में उस चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी, सेकंड एपिसोड में आगे की कहानी बताएंगे। अभी यहीं तक इस कहानी को विराम देते हैं। ये एक चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी थी। किस प्रकार से, क्योंकि युवाओं ने सोचा कि कभी पेपर ही नहीं दिया, इसको क्या पता प्रश्न पत्र में क्या खामियां हैं, क्या आंसर क्यों होता है, क्या चीजें होती हैं, कैसे खामियां, क्या नॉर्मलाइजेशन। तो युवा ज्यादा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि बेचारा था ही चौथी पास उस प्रदेश का नेता। तो ये एक चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी हुई। तभी वो आंदोलन नहीं करता था, उन पर चुप रहता था, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था, तो उसका दोष नहीं था। और वैसे उसका आप समझ सकते हैं, वो चौथी पास था लेकिन बेरोजगार नेता उस प्रदेश का, उस समय में उस प्रदेश में वो नेता गाड़ियां, ड्राइवर, पीछे आगे पीछे बंगले और कई नेता, कई सदस्य, बहुत बड़ा संगठन था। युवा इस बात में रिसर्च करता था यार कि नौकरी करें या इस चौथी पास बेरोजगार नेता के साथ होकर के अच्छा बना लेते हैं। और धीरे धीरे उस चौथी पास बेरोजगार नेता के साथ के सदस्य थे, एक एक करके नौकरी लग कर निकल जाते थे। वो भी रिसर्च का विषय बन गया था कि यार इतनी मेहनत करते हैं, सोचा कि दुआ की वजह से वो नौकरी लगते होंगे, कि यहाँ दिन रात पढ़ने के बाद नौकरी नहीं लगते हैं, वो लोग नौकरी बहुत जल्दी लगते हैं। लेकिन ये एक चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी थी। इसका सेकंड एपिसोड का आप इंतजार कीजिए, उस प्रदेश की कहानी। खैर, अब अपन दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो इससे अलग ही हटकर दूसरा विषय, जो प्रेजेंट और वर्तमान विषय को लेकर चर्चा करेंगे। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि सोशल मीडिया पर रीट 2023 की मेंस के रिजल्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। और इसमें मैंने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था जब आंदोलन था, तो उसमें कई कुछ बड़े लोगों ने रीट 2018 का उदाहरण दिया। तमाम सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम या तमाम जगह कॉन्फ्रेंस और वीसी और तमाम जगह यूट्यूब पर बोला उन्होंने। रीट 2018 के उदाहरण से रीट 2023 को बताया कि उलझाया जा सकता है और काफी बड़ा खेला हो सकता है, इसलिए आप सक्रिय रहें। लेकिन यह भी कहा गया कि वो गैंग सक्रिय हो चुकी है जो कोर्ट में अटकाएगी, भर्तियों को रद्द करवाएगी, तमाम तरीके की चीजें कही गई। लेकिन रीट 2023 की चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि आपको कई प्रकार से गुमराह किया गया है जो रीट 2018 को लेकर। इसलिए आपको रीट 2018 की कहानी जाननी जरूरी है कि रीट 2018 में हुआ क्या था। रीट 2018 में 2 इश्यू को लेकर के मामला कोर्ट में गया था। 2 इश्यू को लेकर के रीट 2018 का मामला कोर्ट में गया था, जो बहुत ही गंभीर था। और वो 2 इश्यू कौन से थे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो 2 इश्यू कौन से थे जिनको लेकर के कोर्ट में गया था रीट 2018 का मामला। पहला इश्यू था कि प्रश्न उत्तर के खामियों को लेकर, दूसरा इश्यू था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और सभी को मालूम है कि रीट 2018 की भर्ती रीट 2008, 2011-12, रीट 2015, 2018 सभी को मिलाकर के मेरिट बनाई गई। और उसमें हुआ क्या कि 60% से ज्यादा रीट 2015 वालों का सिलेक्शन हुआ और 40% से कम रीट 2018 का सिलेक्शन हुआ। उसमें जो इन्होंने पहली बार बीएसटीसी पास आउट हुए थे 2016, 17, 18 में, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, पेपर टफ आया तो उनका सिलेक्शन कम हुआ। पेपर टफ का ऐसा है कि आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है, जो गवर्नमेंट ने डेटा किया था, जिसमें 90%, 70%, 80% से ऊपर कितने लोग हैं, उसी के बेसिस पर आंकड़ा लग जाता है कि पेपर टफ या इजी होता है, क्योंकि डेटा मैथमेटिक्स के बेस पर ही एनालिसिस होता है कि पेपर इजी था या टफ था। तो उन्होंने, छात्रों ने मांग उठाई कि 2015 और 18 की कंपैरिजन टेबल आपके स्क्रीन पर है जो गवर्नमेंट ने दी थी। तो युवा ने नॉर्मलाइजेशन की मांग उठाई और हाईकोर्ट में गए। पहले सरकार के पास ज्ञापन दिया और उसके बाद हाईकोर्ट में गए। उन्होंने डिमांड उठाई कि आप 15 और 18 का नॉर्मलाइजेशन कर दो, सभी का बराबर चयन हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि 15 का पेपर इजी था, 18 का पेपर हार्ड था। वो आपकी स्क्रीन पर है, बाकी आप कुछ भी बोलें।
डेटा मैथमेटिक्स पर चलता है। इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग उसी पर बात करते हैं, बेतुक की हवा में बातें नहीं करते हैं। जब वो नॉर्मलाइजेशन की इश्यू चला तो उन्होंने छात्रों ने डिमांड की कि या तो 50% आप 18 से ले लो, 50% वहां से ले लो, या आप नॉर्मलाइजेशन कर दो ताकि सभी का चयन हो जाए। क्योंकि इसमें यह भी हुआ था कि 2015 वाले 4 से 5 हजार लोग सेलेक्टेड अपने गृह जिले में आने के लिए पुनः नौकरी लगे थे। अब 4 से 5 हजार सीटें खराब हुई तो उनकी डिमांड नॉर्मलाइजेशन की सही थी कि नॉर्मलाइजेशन होता तो गृह जिले के चक्कर में वो 4-5 हजार लोग जो 2015 की भर्ती में सिलेक्टेड थे रीट 2015 के माध्यम से, वो पुणे तो नहीं आते। डिमांड सही थी, नए 15 के और 18 के दोनों लोगों को मौका मिलता और पेपर टफ आया उसका न्याय मिलता। इस बात को लेकर गए थे, रद्द करवाने को लेकर कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई पैरवी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये मांग बहुत वाजिब थी, इसमें क्या भर्ती अटकाने वाली थी। सभी के साथ गृह जिले के चक्कर में दोबारा आते नहीं, वैसे भी पोस्टेड मैटर केस लगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक, आज 8-7 सालों से, तो वो पोस्टेड मैटर इश्यू ही नहीं लगता। लेकिन उसको न्याय नहीं होने दिया। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये लोग थे जो आज कह रहे हैं कि 2018 की कहानी को जो भर्ती में कोर्ट में उलझाने का जो लोग कह रहे हैं कि वो लोग थे, ये लोग इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे, पोस्टेड के समर्थन में थे कि आप दोबारा पोस्टेड लग सकते हैं। इनडायरेक्टली वही हो गया, जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देते, बाकी तो आप किसी भी तरीके से उनके खिलाफ बोल सकते हैं दुनिया को बहकाने के लिए। यदि नॉर्मलाइजेशन होता तो गृह जिले के चक्कर में वो आते ही नहीं उतने लोग, लेकिन वो लोग उसके नॉर्मलाइजेशन के खुली तरीके से खिलाफ थे। अब कई लोग सोचते होंगे कि भाई अलग अलग ईयर का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। वो तमाम IIT JEE के अंदर अलग अलग बोर्ड का और अलग अलग ईयर का होता है, जो वहाँ पर 12वीं के परसेंटेज जुड़ते हैं, तो तमाम एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन क्या ये मांग गलत थी? क्या ये मांग वाजिब थी? आपके दिल पर हाथ रख के देखिए, कितना सही था, कितना गलत था। लेकिन वो लोग खिलाफ थे, ये लोग कोर्ट में गए, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये तमाम जो संगठन के नेता थे और उन छात्रों को आपस में बांटकर, लड़वाकर, 2 भागों में बांटकर थर्ड पार्टी बनकर कोर्ट में आ गए, अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, तमाम ETC कारणों के लिए। क्यों? कितना गलत था ये? सवाल पूछता है दुनिया कि भर्ती कोर्ट में क्यों गई थी, क्यों थर्ड पार्टी बनकर के आए थे आप, क्या जरूरत थी थर्ड पार्टी बनने की? आप युवाओं का, तमाम लोगों का आपने पैसा लगा। यहां तक बताया जा रहा है कि 5-5 हजार रुपए तक एक एक कैंडिडेट के लगे थे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 10-10 हजार रुपए थर्ड पार्टी बनाने के नाम पर लग गए थे, वकील उतारते थे। विवाद क्या था? सरकार नॉर्मलाइजेशन करने वाली और युवा नॉर्मलाइजेशन की डिमांड करने वाला था, वो अलग। 2 पार्टियों के बीच में पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के मामले में था। थर्ड पार्टी का रोल क्या था? बेवजह युवाओं को आपस में लड़वाने का काम उन लोगों ने किया था, जो सवाल दुनिया पर खड़ा करते हैं। अब मैं कई चीजों को प्रश्न उत्तरों पर मैं सवाल पूछूंगा। ये डिमांड गलत नहीं थी, बहुत वाजिब थी। आपने देखा होगा कि रीट 2021 के अंदर कैसे सिलेक्टेड दोबारा संस्कृत विभाग वाली में लगे थे। सिमिलर इश्यू था, पोस्टेड का कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन 18 के अंदर 4 से 5 हजार लोग लगे थे। कितना बड़ा अन्याय और गलत था, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जो दूसरी बात आती है, प्रश्न उत्तर में खामी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। 2 प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूंगा। 2 प्रश्न है जो सीरीज का तो मुझे पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर रीट 2018 ई सीरीज का है जहां तक मुझे मालूम है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17 एक हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस के संबंधित, बुद्धि से संबंधित प्रश्न था। एक रिप्रेशन की, दमन की परिभाषा थी, रिप्रेशन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11 में और 17 में 2 सवाल थे। हार्वर्ड गार्डनर का जो सवाल था, SCERT जो BSTC की बुक पब्लिश करता, उसे RTI में मंगाया हुआ सवाल का जवाब मेरे पास आपके स्क्रीन पर है। SCERT जो BSTC की बुक छापता है, वो RTI में कहता है कि इसका प्राकृतिक बुद्धि आंसर होता है, कौशल नहीं होता है। दूसरा, हार्वर्ड गार्डनर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, जो इस मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुझे ईमेल के माध्यम से कहा कि इसका आंसर प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होता है, नॉट स्किल्स। उन्होंने स्वयं
ने डिटेल में आंसर बताया और कैटेगरी और टाइप के बीच में भी डिफरेंस बताया, आपके स्क्रीन पर है। मैं चैलेंज करता हूं, आपने कभी पढ़ करके एग्जाम नहीं दी, आपको नहीं मालूम व्हाट इज द नॉलेज, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन पेपर। खामियां क्या होती हैं आपको क्या मालूम? पेपर भविष्य में दिया हो, पढ़ा हो, तैयारी हो, कंटेंट हो, नॉलेज हो, तो आपको मालूम है ना कि कमी क्या होती है। व्हाट इज द नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, व्हाट इज द नेचुरलिस्ट स्किल्स, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ नहीं मालूम, पढ़े लिखे तो कभी है नहीं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी इसी वीडियो में बेरोजगार, चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी सुनाई थी। उनको क्या मालूम था कि पेपर में क्या खामियां? सेम घटना यही नजर आ रही है, वैसी कहानी इसमें बनती हुई नजर आ रही है। वो कहानी अलग थी, वो किसी प्रदेश की कहानी थी, लेकिन पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट होते, कुछ पढ़ा लिखा होता, कंपटीशन फाइट क्या होता है तो मालूम होता ना। ये सबूत क्या गलत है? यदि गलत हो तो आप साबित कीजिए और मैं एससीईआरटी और हार्वर्ड गार्डनर को उनसे तामील करते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन नंबर 17 जो रिप्रेशन के ट्रांसलेशन को लेकर था, एक्सपर्ट कमेटी अपना इस ओपिनियन पर गई नहीं थी ट्रांसलेशन को लेकर, वो अलग ही बात कर रही थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान सरकार की वकील ने जो झूठे आंकड़े पेश किए और जो झूठ बोला, कोर्ट को मिसलीड किया, वो कभी माफ नहीं करेगा। ओरली बोल बोल करके माफ, एक बार तो रिटर्न में ही झूठ बोल दिया था, उसके बाद माफी मांगी थी। ये सबूत सारे सुप्रीम कोर्ट से फैसला निपटने के बाद है। मुझे पहले मैं नहीं था, उसके बाद मालूम चला कि मुझे इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ। तब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद मैं हैरान रह गया। तब मैंने ये काम आरटीआई वाला मामला लिया, तब मैंने बोर्ड में आरटीआई लगाई, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने ली थी और उसको डांट लगवाई थी बोर्ड को, सूचना आयोग से। उसके बाद मेरा मामला सामने आया, तब मैंने तमाम हार्वर्ड गार्डनर से ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट किया और आरटीआई लगाई। पहले मुझे मालूम नहीं था, इतना भरोसा नॉर्मल था, मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ भी नहीं था, इस मामलों में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं रखता था। मैं जब मेरे सामने आए वो युवा आए, जो मुझे पता चला, उस गहराई से सोचा तो मैं हैरान रह गया। लेकिन दोष नहीं है, इस सिस्टम को खराब करने वाले वही लोग हैं, तानाशाही बनाने वाले। मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया की कोई भी ऐसी ऑथेंटिक बुक में रिप्रेशन का अर्थ दबाव दिखा दें, रिप्रेशन की डेफिनेशन है उसका अर्थ दबाव दिखा दें, कहीं पर नहीं मिलेगा। रिप्रेशन का अर्थ दमन होता है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने आरटीआई में कहा है, और जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने रिटर्न में दिया है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत सरकार के एमएचआरडी डिपार्टमेंट ने कहा है, तमाम तरह की कितने ही आरटीआई हैं जिसमें रिप्रेशन का अर्थ दमन बताया, दबाव नहीं बताया। अभी हाल ही में सूचना आयोग में सुनवाई हो रही थी, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो अधिकारी थे उन्होंने स्वयं ने कहा था, मैंने पूछ लिया 2018 जिक्र किया, मैंने कहा रिप्रेशन का दबाव होता है? बोले नहीं होता, दमन होता है। मैंने कहा सचिव से पूछिएगा जो वो दमन कैसे करके लेके आए। बहुत तानाशाही मोड था, दुनिया की किसी भी बुक में नहीं। क्या नया वर्ड खोज कर लेके आए थे? मामले खारिज हो जाते हैं, न्याय मिलना जरूरी नहीं है, फैसले करवा लेते हैं। लेकिन उस समय 10-10 हजार रुपए तक उन थर्ड पार्टी बनाकर उन लोगों से वकील खड़े करवाए थे, और उसमें मामले तो आरोप भी बहुत लगे थे, उनमें भी आपस में झगड़े हो गए थे पैसे खाने को लेकर के। बहुत सारे झगड़े हुए थे, बहुत मलाइयां खाई गई थी, उसमें भी बहुत आपस में गुटबाजी हुई थी कई लोगों की। जो आरोप लगाते हैं वो पहले अपने खुद के देख लें। डूंगर जलते हुए दिख रहे हैं, पैरों में जली हुई आग नहीं दिखती है। व्हाट इज योर नॉलेज? वो कहते हैं कि उनकी औकात नहीं है, उनका क्या स्तर है? सही बात है, स्तर नहीं है, क्योंकि आपको आता क्या है जो आप उन लोगों से जिन पर आरोप लगा रहे हैं आप उनसे बात कर लेंगे। आपको आता क्या, आपका नॉलेज क्या है? सोशल मीडिया पर हाईजैक और लट खाने से नॉलेज नहीं आता है। नॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है जो पढ़ने से और माथा खपाने से आता है, उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वाजिब है, उसमें कोई मनाही नहीं। जो आपको एविडेंस दिखाए गए, क्या रीट 2018 में जो प्रश्न उत्तर की खामियों अपने न्याय के लिए लड़ रहे थे, ये गलत थे? क्या ये भारत सरकार एमएचआरडी डिपार्टमेंट गलत था? क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही अपनी आरटीआई के अंदर रिप्रेशन का अर्थ दमन बता रहा है? अपनी बात से पलट गया। ये 2019 के अंदर आए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, मामला शायद मार्च में निपट गया था। क्या ये लोग गलत थे? अब बात आती है, मैं आपको बताऊं, भर्ती अटकाओ रद्द गई। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के अंदर कोर्ट किस प्रकार से टिप्पणी कर रहा आरपीएससी को, और किस प्रकार से पशुधन सहायक भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड को फटकार लगाई।
पीटीआई भर्ती के अंदर एक्सपर्ट कमेटी का आदेश, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में एक्सपर्ट कमेटी का आदेश, कई प्रकार की भर्तियों में। अब लोग बोलते हैं कि प्रश्न पत्र की खामी, कंप्यूटर अनुदेश में बोल रहे थे कि सर, और तमाम भर्तियों लोग बोलते हैं प्रश्न पत्र में खामियों को लेकर बोलते ही नहीं। मैंने कहा कि इनको आता ही नहीं है, बोलेंगे क्या? व्हाट इज द कैंडिडेट की, व्हाट इज द सुपर की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट, क्या होता है? इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, इनको क्या मालूम कौन सा बड़ा सुपर जो पावर प्लांट है थर्मल का कौन सा है, क्या है? जो पर्सन इन्होंने पढ़ा लिखा ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है। पढ़े लिखे होते तो इनको मालूम होता है कि कंटेंट क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्या बुक में लिखा होता है, कौन सी स्टैंडर्ड की बुक होती है। दुनिया को बोलने से कहने से थोड़ी आता है। आज कितना प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है। हालांकि इस सिस्टम को दूर करने के लिए, ताकि भर्तियां आगे कभी कोर्ट में अटके नहीं, स्टैंडर्ड का पेपर बने, उसके लिए लट खाने चाहिए, उसके लिए आंदोलन अनशन होने चाहिए। रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करते हैं वो तो सरकार वैसे ही रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए तत्पर रहती है, वो देना चाहती है। सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। लेकिन रीट 2018 मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से इस न्याय के लिए इस 2 प्रश्नों क्या होता, क्यों थर्ड पार्टी बनने की जरूरत थी। आप लोग कमेटी के लिए बोल देते भी ठीक है, इन युवाओं की डिमांड है और ये मांग कर रहे हैं, इतनी भर्ती अटक रही है, एक दिन का काम है 2 प्रश्नों का जांचने का, बाकी प्रश्नों को नहीं जांचवाते, 2 प्रश्नों को जांचवा ले। 8-10 प्रश्नों का मामला था, 2 घंटे का काम था, अलग अलग सब्जेक्ट के जांच करके उस पर कमेटी अपना ओपिनियन दे देती। इतना विरोध करने की क्या जरूरत थी? और नॉर्मलाइजेशन गलत था क्या? लेकिन इनको अपनी राजनीति और भीड़ चाहिए, इनको पब्लिसिटी से मतलब। उसी समय वो युवा न्याय के लिए भटक रहे थे, तब तमाम सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी, तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों के पास जा रहे थे। इन्होंने जब पता चला था, सचिन पायलट जी ने ये सहमति दी थी कि मैं सैद्धांतिक सहमति देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इतना % का डिफरेंस है, तभी इस बात को उनको खबर लगी और एक्सपर्ट कमेटी और नॉर्मलाइजेशन के लिए कमेटी गठित करने वाली थी राजस्थान कांग्रेस सरकार कि न्याय करेंगे, सभी का बराबर मौका मिले, सभी का चयन हो। तब इन्होंने 5000 की भीड़ जो सचिन पायलट के घर पर इकट्ठी की थी, वही पीटीआई भर्ती के अंदर ये लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर इकट्ठी करके वो दबाव डाल करके राजनीति करना चाहते थे। मैंने ट्वीट वही किया था असलियत बताने के लिए कि भीड़ का यूज किया जाएगा, गलत लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, जलन हो रही होगी, मिर्ची लग रही, कई प्रकार के आरोप मेरे पीछे अपनी सेना छोड़ देंगे वो लोग, आरोप लगाने छोड़ दिया था। डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है और बोलने का लेवल मैटर करता है। लेकिन मैंने गलत नहीं बोला था। लेकिन इनको क्या मालूम कि क्या डिफरेंस होता है क्वालिटी के अंदर। गुस्से की बात नहीं है, बहुत सही बात बोल रहा हूं। आज युवा बहुत परेशान है, वकीलों के घर भरे जा रहे हैं, वकीलों के घर भरे जा रहे हैं, युवा खाली हो जा रहा है। आंदोलन इनका मात्र रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए है। जो सरकार जिस सरकार ने भर्ती निकाली है उस सरकार को ज्वाइनिंग और भर्ती निकालना भी आता है, उसको ज्वाइनिंग और रिजल्ट देना भी आता है, आंसर की भी जारी करना आता है। पब्लिसिटी और भीड़ चाहिए, बाकी काम। एक बार आप छोड़ के जाइए ना, 12-6 महीने आप घर पर बैठिए, सबका देखे ना किस प्रकार से होता है। कोई जरूरत नहीं पब्लिक में कहने की मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, वो हो रहा, कोई जरूरत नहीं। चुपचाप निकलिए, इस प्रदेश में सभी काम सही से होंगे। 2011 से पहले जैसे इस प्रदेश में भर्तियां होती नहीं थी समय पर, कोई भी काम होता ही नहीं था। जैसे 2004 की भर्ती वसुंधरा सरकार ने जो 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करवाई थी, वो तो ऐसे ही हुई थी जैसे उसके लिए वो भी नहीं कि संघर्ष का बदौलत था। उस समय तो उससे पहले कोई भर्तियां होती नहीं थी समय पर। 2007 की भर्ती वसुंधरा सरकार ने कराई थी, शिक्षक भर्ती 3 या 4 जो 7-8 का जो भी मामला है, बहुत समय पर भर्ती हुई थी, बहुत सही तरीके से भर्ती हुई थी और बहुत सारे पदों की भर्तियां होती थी। लेकिन जब इनको कंटेंट, इनको नॉलेज और इनको क्वालिटी, क्वेश्चन का डिजाइन कभी पढ़ा हो, कभी चीजें मालूम हो तो मालूम होता है ना। ऐसे नॉलेज नहीं आता है क्योंकि इस प्रदेश में ज्यादातर नेता पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, माथा नहीं खपा है। जो पढ़े लिखे माथा खपाते हैं, दिमाग खपाते हैं, वो अधिकारी बनते हैं और वो देश और प्रदेश को चलाते हैं। नेता अपनी पॉलिसी जनता की डिमांड के हिसाब से, लोकतंत्र है उस हिसाब से, जनता के हित के भावना से वो पॉलिसी बनाते हैं, उसको देखते हैं कहीं पर जनता के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि अधिकारी जनता के बीच में नहीं रहते, नेता जनता के बीच रहते हैं। मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे संगठन के नेता होते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन मैंने जो रीट 2018 की जो कई प्रकार के सवाल जो हाईकोर्ट और प्रश्न पत्र की खामियों को लेकर के जो आदेश लेकर के आए थे,
उनको भर्ती अटकाओ गैंग का सदस्य कहा जाता है। क्या हाईकोर्ट स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018, LSA, पशुधन सहायक वाली, PTI, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनमें जो कोर्ट ने आदेश दिया, क्या हाईकोर्ट और उसको फैसला देने वाले जज क्या भर्ती अटकाओ या भर्ती रद्द गैंग के सदस्य हैं? एक बार हाँ दीजिए, उसके बाद कोर्ट पूछ लेगी। क्या कोर्ट को इतना भी नॉलेज नहीं है उनको कि वो तमाम तथ्यों के देखने के बाद फैसला देते हैं? और 2018 के अंदर तो इतनी तोड़ मरोड़ के उन्होंने कमेटियां रिपोर्ट और ओरली बोला, 2 बार बैठा ली, 3 बार बैठा ली, 1 बार नहीं बैठाई थी ढंग से। और वो बुक का जो बोलते थे हमें टाटा MC ग्रोहिल की बुक यूज करते हैं, आज बोल्ड की बुक यूज करते हैं। आज कोई MC ग्रोहिल की लेके जाते हैं, बोलते हैं ये बुक थोड़ी स्टैंडर्ड की है, बोल्ड की बुक ऑथेंटिक है। लेवल क्या है? चैलेंज करता हूं, किसी बुक में दिखा दीजिए। हार्वर्ड गार्डनर ही जो अपनी थ्योरी को देने वाले थे, बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाली थ्योरी के प्रतिपादक बहुबुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर थे, वो फेल हो गए रीट 2018 की परीक्षा के अंदर, लेकिन ये नेता पास हो गए। ये रीट 2018 इन 2 चीजों के न्याय के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती गई थी। इनको न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं देने दिया। थर्ड पार्टी, क्या क्वेश्चन आंसर के अंदर थर्ड पार्टी बनकर के आर्गुमेंट करवाई? क्या क्वेश्चन पेपर का डिजाइन इन्होंने किया था? किन्होंने किया था क्वेश्चन पेपर का डिजाइन? सरकार और बोर्ड ने किया था। तो उनके बीच में था, थर्ड पार्टी बनने का क्या मतलब था? फैसला तो हो ही रहा था, सुनवाई तो हो रही थी, लगातार हो रही थी सुनवाई। आपने उसमें क्या, आपने विरोध किया था। मैं साफ बोलता हूं, ये एक्सपर्ट कमेटी और प्रश्न पत्र की खामियों, आंसर की इनके विरोधी हैं। ये रिजल्ट में पटवारी भर्ती में 4 शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई, अन्याय हुआ उन लोगों के साथ। 4 शिफ्ट जिसको भी मिली वो दुर्भाग्य था उसका, नौकरी नहीं लगा। पेपर टफ 2, 4, 5, 7 नंबर का हो सकता है। क्या हुआ? ट्वीट करने से नौकरी मिल गई। रोज ज्वाइनिंग के ज्ञापन लेकर के घूमते थे और पता नहीं चले पर्दे पीछे क्या चले और सामने क्या चले। क्या हुआ? इनको क्या मालूम? पेपर आउट के अंदर ट्वीट ज्ञापन कर देते हैं, पहले रद्द हुआ, ज्ञापन हुआ, जनता का वो जो मांग रहता है, उसके बाद मामला सरकार ठंडा करती है, उसके बाद वो उसके साथ चल देते हैं। होता क्या है, आप देखिए, सरकार की जो गाड़ी या पटरी चलती है, जो ट्रेन चलती है, उसी ट्रेन में सवार होते हैं। सरकार जिस पटरी पर जा रही होती है उसी पटरी पर सवार होते हैं। सिस्टम में खामियां दूर करने के लिए हिम्मत नहीं है। तमाम तरीके के बोल सकते हैं, उदाहरण पेश कर दूंगा किसी दिन, कितने की हैं। सरकार जिस पटरी पर, सरकार जिस युवा के खिलाफ, युवा जो न्याय जाता है, सरकार जिस पक्ष में होते हैं, ये उसी पटरी पर उसी पक्ष में रहते हैं, उसी गाड़ी में सवार होते हैं। बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। पटवारी में OBC आरक्षण के मामले में सरकार ने अपने फैसले में बदला था। RS, AN, OBC वो कट ऑफ को लेकर सरकार ने अपने नियम बदले थे। तमाम और लोगों ने संघर्ष किया था। पटवारी वाले में सुप्रीम कोर्ट गया था, सरकार बोर्ड ने अपने नियम के अंदर हाँ भरी थी, हम इनको शामिल करते हैं। सच्चाई है, अभी तक उसका कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। हाईकोर्ट LDC में OBC, SC, ST, EWS के साथ अन्याय हुआ। क्या कोई धरना प्रदर्शन ज्ञापन हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि पता है गाड़ी पटरी चल रही है, उसी पर चढ़ेंगे। ये गाड़ी पटरी पर चल ही नहीं रही। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं, कई प्रकार के अहम सवाल हैं। भर्ती कौन अटका रहा था, कौन नहीं अटका रहा था, ये आप सभी लोगों को मालूम चल चुका है। 2018 के अंदर कौन लोग अटकाने वाले थे, कौन लोग नहीं थे। यदि ये थर्ड पार्टी का भी वजह से भर्ती लेट हुई थी, 1 दिन 2 दिन आर्गुमेंट इनके और सुने जाते, इससे 2 दिन आर्गुमेंट और बढ़ते और उससे फैसला और कॉम्प्लिकेटेड होता था। यदि 2 पक्षों के मामले सुने, 3 पक्षों के मामले को सुने, कितना टाइम लगता। राजनीति चाहिए। इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब मैं आज भी चैलेंज करता हूं, दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट से निपटने के बाद उस मामले में वैसे भी जान नहीं रहती, लेकिन हालांकि मैं इस मामले में शामिल नहीं था, मुझे उस समय भी, क्योंकि यूट्यूब भी नहीं था ना ट्विटर था, लेकिन नहीं इन्वॉल्व नहीं था। मुझे पूरी घटना बताई गई। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद जब मेरे पास आए, मैंने उनसे पूरी चीजें देखी, विश्लेषण किया, उसके बाद मैं हैरान था और उस कहानी को मैंने पूरा नजदीकी देखा। 2018 का इस मामले का जो लीड करने वाले थे वो जो महेंद्र सिंह जाटोलिया और मयंक शर्मा, तमाम लोग थे। हमारा कोई नाम ही नहीं था। बेमतलब में बीच में घसीट कर लेके आते हैं 2018 के अंदर। अब उसमें किसी ने परीक्षा दी हो तो वो तो साथ तो रहेगा ना अपने न्याय के लिए। मैं तो था नहीं रीट से, आई एम नॉट रिलेटेड टू रीट, क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी BSTC B.Ed। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। तमाम लोगों को गुमराह करने का जो खेल चलता है ना,
रीट 2018 को कौन लोग थे? यदि ये एक दिन का काम था नॉर्मलाइजेशन और एक्सपर्ट कमेटी का, 12 महीने भेंट नहीं चढ़ती। और ये खास तौर पर ये जो लोग हैं, जो लोगों को बोलते हैं भर्ती अटकाओ और वो, ये लोग न्याय के खिलाफ रहते हैं। इनको भीड़ और पॉपुलैरिटी और राजनीति और मलाई चाहिए, वहीं पर रहते हैं। मलाई इटी से मतलब राजनीति और पॉपुलैरिटी कई चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें भर्ती अटकाने का जो काम जो बोल रहे हैं, ये दो चीजें, न्याय मांगना भी क्या भर्ती अटकाने का काम होता है क्या? इसका मतलब जो कोर्ट कई फैसले रद्द कर देती है। अभी हाल ही में 2016 की कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस बहुत बड़ा स्कैम सामने आ गया। क्या हाईकोर्ट भी वो भर्ती अटकाने वाली और रद्द गैंग के सदस्य थी? पब्लिक डोमेन में बयान दीजिए, उसके बाद कोर्ट पूछ लेगी। मजाक करते हैं जो कोर्ट में न्याय। क्या वो वकील भी जो इस केस को न्याय के लिए जो लड़ते हैं वो भी भर्ती अटकाने वाली गैंग के सदस्य हैं क्या? बोली वकीलों के खिलाफ, उसके बाद आपको दे देंगे जवाब। आतंक मचा रखा है पूरे चीज में। और 2018 के आप देख सकते हैं कि किसने भर्ती अटकाने की कोशिश करी। मैंने पूरी चीजें देखी। इसमें क्या था, एक दिन नॉर्मलाइजेशन का काम क्या था, और उसमें प्रश्न उत्तर की खामियां, उसके बाद बहुत बड़ी तानाशाही बढ़ रही है। किसी भी भर्ती में प्रश्न उत्तर की खामियां रहती हैं, पेपर सेटर और ज्यादा बढ़ती है। आपको मालूम है कि प्रश्न पत्र की खामियों को जब तक सुधारेंगे नहीं, तब तक वही पेपर सेटर उनके फिक्स रहते हैं। बोर्ड हो, आयोग हो, उनको मालूम है कि सब कुछ काम सही हो रहा है, कोई विरोध ही नहीं हो रहा। उसके बाद वो ढंग से काम क्यों करेगा? वो उसी तानाशाही मोड में रहेगा। उसको तानाशाही बना कौन रहे? अपन लोग तानाशाही बना रहे हैं ताकि वो सुधरे नहीं। पेपर आउट होता है, उसमें मिल भगत के आंदोलन को कैसे भी करके गायब कर देते हैं। एक बार पब्लिसिटी के लिए मीडिया बयान में आ जाते हैं, कुछ भी खबर मिल जाती है, उसके बाद वो हाईजैक करके निकल लेते हैं। उसके बाद आंसर की और रिजल्ट के लिए आ जाते हैं। तब उसको तानाशाही कौन बना रहे हैं? पेपर रद्द के लिए अपन लोग ही बना रहे हैं। सिस्टम को सुधारने अपन लोग ही नहीं दे रहे, किसी दूसरे का दोष नहीं है। अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2-3 भर्तियां इस कोर्ट में प्रश्न उत्तरी खामियों में अटकी हैं। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड को सबक मिली है। अभी आज ही मीडिया में पढ़ रहा था, आप देख सकते हैं। 2 लेयर सिस्टम अपनाया कि, और सचिव का बयान भी था कि बहुत बारीकी से जांच करेंगे भर्ती। 10 दिन भले ही बाद में रिजल्ट आ जाए, बट रिजल्ट साफ सुथरा हो, वकीलों का घर नहीं भरा जाए, कोर्ट में युवा नहीं भटके, अपनी दूसरी तैयारी करें यदि मार्क्स कम आए। आप ये मत कहिए जो 1 नंबर या 2 नंबर से जो रहते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो तमाम युवा, काफी युवा मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मेरी आलोचना करेंगे, कोई डजंट मैटर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष होता है, आलोचना कर सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो नौकरी से रहते हैं ना, ये नहीं कि वो उनसे टैलेंट से कम होते हैं, किस्मत का खेल होता है। कोई सिली मिस्टेक कराते हैं बहुत बड़ी। कई बार तो ऑप्शन भरने में इतनी जल्दबाजी से करते हैं कि बी भरना होता है, पेन बी पर चलाने बजाय सी पर चला देते हैं, बाद में देखते हैं बी पर चलना था, नहीं नीचे वाले क्वेश्चन में चला देते हैं। बहुत सिली मिस्टेक से प्रश्न गलत हो जाते हैं। 2-3 प्रश्नों का खेल, वो ये नहीं कि उनमें टैलेंट कम है या इंटेलिजेंट कम है, इस वजह से उनका चयन नहीं हो रहा है। आप उनको रद्द गैंग या भर्ती अटकाओ गैंग का सदस्य आप कह दें कि उनके कम पढ़े लिखे नहीं, कम आए इसलिए। अब तमाम तरह की चीजें हैं। और रीट 2018 में किस प्रकार से किसने भर्ती अटकाई, मैंने आपके पूरे सामने रखा। क्या न्याय मांगना भी इस देश में भर्ती अटकाने वाले का काम है? तो वो स्वयं ही साबित कर दें, आरोप फैसला देने वालों पर भी बोल दें, उसके बाद सब मामले देखे जाएंगे सरकार के द्वारा। लेकिन मामले बहुत गंभीर हैं। रीट 2018 की कहानी मैंने इसलिए बताई कि सच्चाई से आपको रूबरू हो। भर्ती रद्द करवाने के लिए कोई नहीं गया था, ये आपको गुमराह किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की डिमांड गलत नहीं थी। आज वो 4-5 हज़ार लोग सिलेक्टेड दोबारा नहीं लेते, उसमें 2015 वालों जो नॉन सिलेक्टेड थे उनका ज्यादा चयन होता, और 2018 वालों इक्वल था। क्या गलत था? अब कई लोग बोले पेपर टफ नहीं था, क्या ये डेटा गलत है क्या? 15 वालों ने तैयारी की भी लोगों ने दोबारा 18 का दिया, नए लोगों ने दिया। नए आपको मालूम है कि 5 साल बाद भर्ती आती है। 2018 वालों के बाद में 21 तक वेट करना पड़ा। एक बेरोजगार युवा 5 साल तक वेट करता है, और पेपर टफ होने की वजह से उसके पास अन्याय होता है और वो वंचित रहता है। कितना बड़ा दुख और अन्याय होता है। और मैं दूसरी बात एक और इश्यू लेके आना चाहता हूँ। रीट 2018 वेटिंग लिस्ट में ओबीसी SC ST के साथ जो रीसफल नहीं होने दिया, सबसे बड़ा अन्याय किसने किया था? शहीद स्मारक पर धरना चल रहा था, उस धरने में हरियाणा के लोग शामिल थे। जो बाहरी राज्य का कोटा खत्म करने की जो लोग बात करते हैं, उनके आंदोलन में बाहरी राज्य के लोग शामिल थे, हरियाणा के।
क्या मुझे मालूम नहीं है? जो उस केस को जो ओबीसी एसटी के लिए न्याय के लिए लड़ रहे थे उन लोगों ने बताया। तभी तो आप देखेंगे एएन और आपके आरएस में ओबीसी एसटी कट ऑफ का विवाद करा, ये लोग दूर रहते हैं क्योंकि ये ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस को न्याय दिला नहीं सकते। हाईकोर्ट वाली में देख रहे हैं बस ट्वीट तक ही। और रिट 2018 रीसफल वाले मामले में ओबीसी एससी एसटी के साथ यदि उस समय ईडब्ल्यूएस होता तो ईडब्ल्यूएस के साथ भी अन्याय होता। अन्याय करने वाले यही लोग थे और जो पर्दे पीछे गेम खेलकर जो एजी से पैरवी करवाना, उसके बाद सिंगल बेंच ने अपने आदेश में सू मोटो लेके हुए संशोधित किया, उसके बाद डबल बेंच में जाना, वो तमाम जो खेला किया राजा राम मील जी ने खूब कोशिश की, लेकिन जो खेला किया उसमें हुआ क्या था? ओबीसी एससी एसटी के साथ अन्याय को लेकर के जो मामला सरकार तक पहुंचा, न्याय तक, जो शिक्षा मंत्री उस समय डोटासरा जी थे उन्होंने फाइल पास करी, ट्वीट कर दिया था कि न्याय होगा और हम इसमें संशोधन उसमें इस प्रकार से रिजल्ट जारी करें। सीएमओ में गई, तब इन नेताओं को भनक लगी। इन नेताओं ने क्या किया? उन गैंग को सक्रिय कर दिया और उसके बाद किसी पॉलिटिशियन की उस कैटेगरी के थे उनकी इंटरव्यून की वजह से नेता डोटासरा जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वो फाइल पर जो रिमार्क की वो फाइल को रद्द करनी पड़ी, नई फाइल पुराने तरीके से निकालनी पड़ी। ये खेला हुआ था उस समय। ये लोग जो बोलते हैं ना कि हम किसी ओबीसी एसटी के साथ अन्याय सहन नहीं करते, ये होता है। इस बार 2021 के अंदर भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एसटी के साथ अन्याय हो रहा था। धन्यवाद है उन छात्रों को, उस समय ओबीसी का मुद्दा हाईलाइटेड था तो उन्होंने राजा राम मिल जी के साथ गए और वहां से बाद में उन्होंने निदेशालय गए और तब जाकर के उनको ज्वाइनिंग मिली और अन्याय नहीं होने दिया। ये उन्होंने राजा राम मिल जी ने ट्वीट में भी कहा था अभी हाल ही में। वही खेला होने वाला था जो वेटिंग में रीशफल को लेकर के जो पहले हुआ था। सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हैं क्योंकि इनके पास तो वो लोग भीड़ आनी चाहिए, पॉपुलैरिटी आनी चाहिए और मलाई आनी चाहिए, लाइक पब्लिसिटी ईटीसी। और उस समय बाहरी राज्य के लोग शामिल थे इनके आंदोलन में। मुझे बताया है उस समय के लोग जो थे उस आंदोलन के बाहरी राज्य हरियाणा के लोग इनके आंदोलन में शामिल हैं, शहीद स्मारक पर आए और इनके कार्यालय में आते हैं। और जो लोग बाहरी राज्य का कोटा खत्म करवाने की बात करते हैं, ये सच्चाई है। और वो फोटो भी पड़ी है उसमें बाहरी राज्य के लोगों के, वो बता रखी है कि ये बाहरी राज्य के लोग हैं हरियाणा के। बहुत सच्चाई है, बहुत कड़वी लगेगी। भर्ती अटकाने का गैंग वो एक दिन में काम हो रहा था दोबारा बन करके और वो फाइल पास हो गई थी। उसको 6 महीने किसने अटकाया भर्ती को कोर्ट के अंदर? तानाशाही बनाने का काम करते हैं, वो सभी को मालूम है। मैं सच्चाई में बोलना नहीं चाहता, ठीक है, सभी का अपना अपना ग्राउंड है। मैं राजनेता नहीं हूँ, कोई मैं बेरोजगारों का नेता नहीं हूँ, कोई मेरा संगठन नहीं है। मेरा काम है सच्चाई दिखाना, मेरा यूट्यूब है। मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो ओपिनियन होता है वो आपके समक्ष रखता हूँ। यदि किसी में उसके बावजूद भी किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा काम सच्चाई और रियलिटी बताने का है, कहानी को छोड़कर। कहानी अलग इश्यू थी, वो किसी प्रदेश की कहानी थी। जो दूसरा बिंदु पर इश्यू बोला है उस पर मैं किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बट दैट इज द रियलिटी, यू कैन नॉट इग्नोर, यू कैन नॉट हाइड, दिस इज द रियलिटी। और वैसे उन्होंने कहा कि लेवल क्या है, दैट इज राइट। क्या लेवल है? एक बार सामने बैठिए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या डिस्कस डिबेट होती है, क्या नॉलेज होता है। किताब का पेज पढ़ना नहीं आता है और फैसले का एक पेज पढ़ना नहीं आता है ढंग से अंग्रेजी में, दुनिया को ज्ञान देने चले हैं। दिस इज नॉट राइट। यदि किसी पर आप लिमिट से ज्यादा किसी को घेरेंगे, पूरी सेना लगा देना पीछे। अभी एक और एपिसोड बाकी है, उस एपिसोड में वेट कीजिएगा, उसमें और बड़ा खुलासा किया जाएगा। कई तरह की चीजें बताई जाएंगी, किस प्रकार से रिट L1 में अन्याय हो जाता है उसको बचाया गया। BSTC BEd विवाद में वेट कीजिएगा, उसमें भी बताया जाएगा। धन्यवाद।